प्यारे बच्चों नमस्कार। आपकी यूट्यूब पे फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल लर्न एंड शेयर पे। और हम बात कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स के बारे में। चैप्टर चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 7। बहुत प्यारा चैप्टर है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन, यानी कणों का निकाय एवं घूर्णी गति। और जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी आप लोगों को कि ये इसका ऑलमोस्ट लास्ट लेसन है। अगर न्यूमेरिकल नहीं हो पाते हैं तो फिर हम नेक्स्ट लेसन में कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज दिस इज द फाइनल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करने से पहले क्लास आप लोगों के लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन है। यह हमारी बहुत प्यारी सी एक एप्लीकेशन है, ठीक है। कि जो हमारी एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हो। हमारा जो चैनल है उसके अंदर आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू। जैसा मैंने आपको बोला, हमारी ऐप है तो गूगल प्ले स्टोर पे वो मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल है ही, आप सब जानते हो। इसके अलावा फेसबुक चैनल है हमारा, और इसके अलावा एक टेलीग्राम चैनल भी हमारे पास आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो हमारी लर्न एंड शेयर है उसकी एक ऐप है। आप उस ऐप को जाके डाउनलोड करिए। क्यों करेंगे सर, क्या बेनिफिट है, तो मैं आपको बता देता हूँ। हर संडे को फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होता है, क्लास 10th का भी होता है और 11th वाले बच्चों का भी होता है। तो आप वो संडे को फ्री में जाकर के टेस्ट दे सकते हो। इसके अलावा इसमें कुछ पेड कोर्स भी हैं जिसकी बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं, बहुत कम चार्जेस हैं, ठीक है। आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको रेगुलर जो नोट्स हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं वो पीडीएफ की फॉर्म में वहां पे मिल जाएंगे। संडे को हमारी संडे को या फिर अलग अलग डे फिक्स हैं। जैसे मेरी क्लास फ्राइडे को होती है, तो मेरी डाउट सॉल्विंग क्लास फ्राइडे को आप ले सकते हो। फेस टू फेस आपकी मेरे साथ कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। इसके अलावा केमिस्ट्री की सैटरडे को होती है, निखिल सर की गुरुवार को होती है, थर्सडे को होती है, ठीक है। तो ये पूरा शेड्यूल रहता है, तो आप हमारे साथ इंटरेक्शन वहां पे कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। चलो तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गब्बर सिंह आए हैं और आपको एनसीईआरटी के प्रश्न जो है वो आज कराने वाले हैं, ठीक है बच्चों। इसमें कुछ एक दो एग्जाम्पल्स है जो हमारे छूटे थे वो हम करेंगे, और बैक के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। सारे क्वेश्चंस हम नहीं करने वाले हैं, कुछ ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 7.3, उदाहरण संख्या 7.3। बुक के अंदर डायग्राम बना हुआ है, यहां मैंने नहीं बनाया है, हम अभी आपके साथ ही डायग्राम बनाएंगे। क्या दे रखा है, दिए गए एल आकार की किसी आकृति के फलक एक पतली चपटी प्लेट का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कीजिए जिसका विभिन्न भुजाओं को चित्र में दर्शाया गया, ठीक है। और प्रत्येक फलक का मतलब जो टोटल सिस्टम है उसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, 3 किलो। डायग्राम मैं आपके सामने पहले बना देता हूं। कुछ इस तरीके का डायग्राम हमें एनसीईआरटी वालों ने प्रोवाइड करवाया है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। कुछ इस तरीके का डायग्राम है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एल शेप की आपको पत्ती दिख रही होगी, इस तरीके की पत्ती उन लोगों ने बनाई है। और हर की जो लंबाई है वो कितनी बेटा, 1 मीटर, यानी ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ऊपर भी आप देखेंगे तो ये भी हमारा 1 मीटर ही है, और ये वाला ऊपर भी देखेंगे तो ये हमारा कितना है, 1 मीटर है, ठीक है। और साथ के साथ इस पूरे सिस्टम का जो द्रव्यमान है वो कितना बेटा, 3 किलो। यानी ये पत्ती भी 1 किलो की, ये भी 1 किलो की, और ये भी 1 किलो की है। देखो अभी तक जो हमने क्वेश्चंस करे थे उन क्वेश्चंस के अंदर क्या होता था, हमें द्रव्यमान जो दे रखे थे वो अलग अलग होते थे। भाई ये 2 किलो की बॉल है, 1 किलो की बॉल है, ये आधे किलो की बॉल है, ये इसके निर्देशांक, ये इसके निर्देशांक, ये इसके निर्देशांक, द्रव्यमान केंद्र निकालो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, एक समान रूप से एक पत्ती दे रखी है। मतलब जैसे मान लो कि पेपर होता है ना, पेपर की स्ट्रिप ले लिया आप लोगों ने, ठीक है, वो एक समान है, ठीक है, वो हमें दे रखा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको 3 अलग अलग द्रव्यमान मानने पड़ेंगे। मतलब ये एक पत्ती एक द्रव्यमान है, ये पत्ती एक द्रव्यमान है, एक ये पत्ती एक द्रव्यमान है, ठीक है। मतलब अगर मैं इसकी मार्किंग कर दूं तो ये आपकी पहली पत्ती हो गई, ये आपकी दूसरी पत्ती हो गई, और ये आपकी तीसरी पत्ती हो गई। तो अगर मुझे इसका द्रव्यमान केंद्र निकालना है तो मुझे हर पत्ती का पहले अलग अलग द्रव्यमान केंद्र निकालना पड़ेगा। तो देखो जैसे ये पत्ती है, इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, इसके सेंटर पे। ये पत्ती है, इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, सेंटर पे। ये पत्ती है, इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, सेंटर पे। क्यों, क्योंकि ये एक वर्ग है, ठीक है। तो देखो जैसे अब मुझे इसका द्रव्यमान केंद्र निकालना है तो कैसे निकालूंगा, देखो मुझे पता है आधा सेंटीमीटर यहां से होगा और आधा सेंटीमीटर यहाँ पे, क्योंकि पूरी जो इसकी लंबाई मतलब इसकी जो भुजा की जो लंबाई है वो 1 मीटर है। तो जैसे समझाता हूं मैं आपको, देखो जैसे ये पत्ती है 1 मीटर लंबी है, यहां से भी 1 मीटर है और यहां से भी 1 मीटर है,
तो अगर मुझे इसका द्रव्यमान केंद्र देखना है तो द्रव्यमान केंद्र कहां पे होगा, एग्जैक्टली सेंटर पे, मतलब यहां से भी आधा मीटर और यहां से भी सिमिलरली यहां से भी कितना, आधा मीटर, यानी इसके जो निर्देशांक है वो कितने हो जाएंगे, 1/2 कमा 1/2। तो ये हमें पहली पत्ती के निर्देशांक तो इस तरीके से मिल जाएंगे। तो हमने लिखा है यहाँ पे 1/2 कॉमा 1/2, पहली चीज तो हमें मिल गई। ऐसे जब मैं दूसरे के निर्देशांक लिखूंगा इस वाले के, अभी देखो 1 मीटर ये रहा और आधा मीटर इसका होगा, तो इसका निर्देशांक x निर्देशांक कितना हो गया, 3/2। इसका x निर्देशांक कितना हो गया, 3/2, 3/2। ऐसे ही y निर्देशांक देखो अभी भी कितना है, आधा, तो इसका y निर्देशांक कितना हो गया, 1/2। ऐसे जब मैं इस वाले के बारे में बात करूंगा, देखो बच्चों इसका x निर्देशांक देखो अभी भी कितना है, आधा, x निर्देशांक इसका कितना है, 1/2, और y निर्देशांक देखो एक ये रहा और आधा ये रहा, तो यानी 3/2, यानी हमने तीनों के निर्देशांक लिख डाले, ठीक है ना। इसके 1/2 कमा 1/2, इसके 3/2 कमा 1/2 और इसके 1/2 कमा 3/2। अब हमें क्या करना है, मुझे पता है ये भी 1 किलो की, ये भी 1 किलो की, ये भी 1 किलो की है, वही फॉर्मूला लगाएंगे XCM और YCM वाला, ठीक है बच्चों। तो देखो फटाफट से इसको हम पहले साइड में रख देते हैं थोड़े डायग्राम को, तो इसको उठा के हम यहाँ रख देते हैं और इन भाई साहब को हटा देते हैं अपन, ये तो हमारा काम हो गया, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले तो मुझे इसके लिए लिखना है, तो मैं लिखूंगा XCM, है ना, क्या लिखते हैं हम, M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। क्यों, क्योंकि 3 अलग अलग द्रव्यमान की हमें यहाँ पर पास छोटी छोटी पत्तियां दे रखी है, ठीक है। अब देखो पहला वाला जो इसका द्रव्यमान कितना है, 1 किलो, और इसका x निर्देशांक कितना है, 1/2, तो मैं लिखूंगा 1 मल्टीप्लाई इसका x निर्देशांक कितना है, 1/2, प्लस दूसरे का द्रव्यमान भी कितना है, 1 किलो ही है, और इसका x निर्देशांक कितना है, ये रहा दूसरा, इसका x निर्देशांक 1/2, और प्लस तीसरा भी एक ही, और इसका x निर्देशांक कितना है, 3/2, ठीक है। और कुल द्रव्यमान कितना है इनका, 3। सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से इसको, 1/2 को 1 से गुणा करें, 1/2 आया, 1/2 आया, और ये 3/2 आया, और अपॉन 3। तो देखो एलसीएम लिया हमने, कितना है ऊपर 2, 3 प्लस 1 प्लस 1 कितना हुआ, 4, 4/2 आपको क्या देगा, देखो यहाँ पे 3 प्लस 4 3 और 1 और 1 कितना हो गया, 5, तो हमें कितना मिला, 5/2, और नीचे कितना आया, 3, सॉल्व करोगे कितना आया, 5/6, यानी इसका x निर्देशांक हमें कितना मिल गया, 5/6। ऐसे हम निकालेंगे इसका y निर्देशांक। तो देखो y निर्देशांक कैसे निकलेगा, y निर्देशांक के लिए भी सेम ही है, YCM इज इक्वल्स टू M1y1 प्लस M2y2 प्लस M3y3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। यहां देखो, हाँ पहला वाला क्या है, 1 किलो का, दूसरा भी 1 किलो का, तीसरा भी 1 किलो का, इसका निर्देशांक 3/2, इसका 1/2, इसका 1/2, सेम है ना, जैसे पहले था। तो मैं क्या लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई, पहले क्या था 3/2, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1/2, और अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1, देख लो आप लोग, 1/2, 1/2 और 3/2, ठीक है। पहले मैंने 3/2 लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसको आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास आ गया, सॉल्व करा सेम जैसे पहले था, वही 2 एलसीएम आया, 3 प्लस 4 और 1 कितना हो गया, 5, तो 5/2, और नीचे कितना आ रहा, 3, सॉल्व करा कितना आया, 5/6, यानी XCM और कॉमा YCM कितना आया, हमें कितना मिला, 5/6 और कॉमा 5/6, ये हमें क्या मिल गए, इसके द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर, ठीक है। आसान सा प्रश्न था, कुछ भी नहीं था, ठीक है बच्चे। चलो अब अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा प्रश्न है,
तो ये रहा वो प्रश्न आपका है, ये 7.15 डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, आराम से बच्चों पॉज करके पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद उसको खुद से ट्राई करेंगे, फिर आप सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, आई होप सबने ट्राई कर लिया होगा। पॉज वॉज करके स्टार्ट करते हैं। हमें क्या बोल रहा है, नगण्य द्रव्यमान वाली एक रस्सी 20 किलो द्रव्यमान एवं 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गतिपालक, गतिपालक मैंने आपको पढ़ाया था, याद है ना, हमारा जो इंजन होता है उसके साथ एक व्हील लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि व्हील कभी ज्यादा पावर देता है कभी कम पावर देता है, तो वो जो गतिपालक पहिया होता है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा जो अपन व्हील लगा के रखते हैं, उस व्हील की वजह से हमारी गाड़ी एक कांस्टेंट वेग से, एक नियत वेग से गतिशील रहती है। तो वही गतिपालक पहिया यहाँ पे हमारे पास, और पहिए की रिम पर लपेटी हुई है, तो एक रस्सी है भाई, और इस तरीके से गतिपालक पहिए जिसका द्रव्यमान 20 किलो है और त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, उस पर अपन ने इस तरीके से एक रस्सी लपेट दी, लेकिन वो द्रव्यमानहीन है, उसका कोई द्रव्यमान अपन नहीं ले रहे। ठीक है, या नगण्य द्रव्यमान ले रहे हैं। अब रस्सी पर 25 न्यूटन का एक कर्षण बल लगाया है। कर्षण मतलब उसको खींच रहे हैं अपन, तो एक कर्षण बल नीचे 25 न्यूटन का अपन ने लगाया है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला, जैसा कि चित्र में दिया गया है, गतिपालक पहिया एक क्षैतिज धुरी पर लगाया गया है। क्षैतिज धुरी का क्या मतलब है, क्षैतिज धुरी का मतलब है ये, यानी ये एक एक्सिस इसके अंदर से जा रहा है, एक अक्ष इसके अंदर से यूं छेद करके इसके अंदर से जा रहा है, मतलब पहिया इसकी तरफ ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो ये है इसका अक्ष, तो क्षैतिज अक्ष ने बोला। इसके बाद इसने क्या बोला है, जैसे क्या बोलते हैं वायरिंग, जिनकी वायरिंगों में कोई घर्षण नहीं, मतलब इसको इस तरीके से अपन एडजस्ट करा है कि इसकी वायरिंग वगैरह में कोई घर्षण वर्षण नहीं, मतलब घर्षण की वजह से कोई नुकसान नहीं होने वाला हमें। ठीक है, पहिए का कोणीय त्वरण क्या होगा, कोणीय त्वरण का मतलब क्या होता है, अल्फा, यानी यहाँ पे हमें निकालना क्या है, अल्फा निकालना। ठीक है, यहाँ पे में अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अच्छा, दे क्या क्या रखा है, पहले तो हमें इसका द्रव्यमान दे रखा है 20 किलो, फिर हमें दे रखी है इसकी त्रिज्या, वो है 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 100 से भाग देते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.2 मीटर। बहुत बार बता रखा है बच्चों, ठीक है, कुछ नहीं, 100 से डिवाइड करा अपन ने। इसके बाद कितने न्यूटन का बल लगा रहे हैं अपन नीचे, 25 न्यूटन का। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात, बहुत ध्यान से। अब हम जानते हैं कि जो यहां पर भाई आप जब इसको खींचोगे नीचे तो कुछ ना कुछ बलागुण उत्पन्न होगा, और उस बलागुण का मान क्या होता है, आई अल्फा। क्या होता है, आई अल्फा। उसी कॉन्सेप्ट का अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो देखना। हाँ, तो अगर मुझे यहाँ पे बलागुण निकालना बेटा, तो बलागुण कितने के बराबर होता है, आई अल्फा, या फिर वो कितने के बराबर होता है, एफ इंटू आर। ठीक है ना, एफ इंटू आर, क्योंकि त्रिज्या में दे रखी है। अच्छा चलो, इसको अपन ने स्मॉल लिया तो इसको अपन स्मॉल ही लिख लेते हैं ना, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो इसको हमने स्मॉल लिया है तो इसको स्मॉल आर ही ले लेते हैं। तो आई अल्फा जनरल फॉर्मूला था, हमने जो वो फॉर्मूला लिखते थे ना, एम इंटू ए, ऐसे आई इंटू अल्फा, और ये एफ आर। तो यहां से मुझे क्या चाहिए, अल्फा चाहिए। तो अल्फा क्या हो गया मेरे पास, एफ आर बटा आई। एफ है क्वेश्चन में, ये रहा 25 न्यूटन। आर है क्वेश्चन में 0.2। क्या निकालना है, आई। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि पहिया जो है एक डिस्क की तरह व्यवहार कर रहा है, पहिया जो है एक डिस्क की तरह व्यवहार कर रहा है, और डिस्क के अक्ष, अगर घूर्णन अक्ष इस तरीके से है, तो उसका आई का मान कितना होता है बच्चों, आई का मान होता है उसका mr स्क्वायर बटा 2। ठीक है, स्मॉल लिखना है तो इसको स्मॉल ही ले लेते हैं, है ना। इसमें त्रिज्या को अपन ने स्मॉल लिया तो स्मॉल ही लिख लेते हैं इसको। ये हमारे पास आ गया mr स्क्वायर। ठीक है, तो हमें मान बस रखना है इसके अंदर, और कुछ नहीं। तो देखो, इसको रखने के बाद अल्फा का मान कितना आएगा, अल्फा बराबर था हमारे पास एफ आर बट्टा आई। ठीक है बच्चों, सही है। तो इसके बाद देखो, एफ आर बट्टा आई हमारे पास आ गया, और आई का मान कितना बताया मैंने आपको, एम आर स्क्वायर बटा 2। ठीक है, सॉल्व करें अगर हम, एफ आर एज इट इज, ये 2 ऊपर गुणा हो गया, और ये एम आर स्क्वायर। तो देखो, एक आर से आपका एक आर गया। ठीक है, क्या बचा हमारे पास बच रहा है 2f बटा एम आर। ठीक है, बस वैल्यू रखनी है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं करना है। तो देखो, f का मान हमें कितना दे रखा है, 2 गुणा ये दे रखा था 25, देख लीजिए आप पीछे, ये रहा 25, कहां गया, हाँ। ठीक है, उसके बाद द्रव्यमान कितना है, 20 किलो का था, और त्रिज्या का मान है 0.2। ठीक है, आप सब जानते हो, ये पॉइंट हटाऊंगा और ऊपर आएगा 10।
ये 0 से आपका 0 मर गया, 2 से आपका 2 मर गया, कितना आ रहा है 25/2। 25/2 को सॉल्व करोगे, अल्फा कितना आया 12.5 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, इसको रख देते हैं हम थोड़ा सा साइड में, क्योंकि इसका काम हो गया है, तो इसको उठाओ और इसको रखो साइड में। ठीक है, इसको अब हो गया इसका काम। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। क्या है नेक्स्ट वाला पार्ट? 2 मीटर रस्सी खुले तक घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। कि हमने क्या करा, इस रस्सी को 2 मीटर नीचे खींचा, तो उस केस में कितना कार्य हुआ। ठीक है, कितना वर्क डन हुआ वो हमें निकालना है। तो देखो भाई सिंपल है, ये तो सबसे सिंपल यही है। हाँ भाई, क्या होता है यहाँ पे हमें पता है, ये जो कार्य होता है, जो वर्क डन होता है, वो बल इंटू विस्थापन के बराबर होता है। सही है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाया मैंने। तो चलो विस्थापन को हम एक काम करते हैं, हम विस्थापन को चेंज करके आर के बजाय एक्स लिख देते हैं, क्योंकि आर हम त्रिज्या बोल रहे हैं। हम बल कितना लगा रहे हैं, 25 न्यूटन का। कितने तक खींचा उसको, 2 मीटर की लंबाई तक खींचा ना, तो कितने न्यूटन, कितने जूल काम करना पड़ा, 50 जूल। तो ये हमारा हो गया सेकंड वाले पार्ट का उत्तर। ठीक है, पार्ट 2 का भी आंसर आ गया। सिग्नेचर नहीं मारे मैंने, अपने आंसर लिखा है ना। चल तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है, इस क्षण पर पहिए की गतिज ऊर्जा क्या होगी। मान लेते हैं कि प्रारंभ में पहिया गति नहीं कर रहा था, तो गतिज ऊर्जा पूछ रहा भाई। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पे हमें निकालना है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये हमें निकालना है। अब प्रॉब्लम, अच्छा कैसे लिखा मैंने, ऐसे होता ना हाफ एम वी स्क्वायर। तो आई हमें पता है, एम को अपन किससे रिप्लेस करते हैं, आई से, और वी को किससे रिप्लेस करते हैं, ओमेगा से। अब आई तो मेरे पास है, चलो एम आर स्क्वायर अपॉन 2 से आ जाएगा। ओमेगा कैसे निकालूं, ओमेगा निकालना है, ओमेगा स्क्वायर। तो पहले आई तो मैं आपको बता देता हूं कितना है, एम आर स्क्वायर बटा 2। ठीक है, अच्छा इसको स्मॉल ही लिख लेते हैं, बार बार हम कैपिटल लिख रहे हैं, बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना। चलो स्मॉल ही लिख देते हैं इसको। एम कितना है 20, त्रिज्या कितनी थी 0.2, इसका करा वर्ग और ये अपॉन 2। सॉल्व करा, आ गया 10 बेटा। आगे सॉल्व करा इसको, 10 गुणा, इसको सॉल्व करोगे 0.2 गुणा 0.2, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0.04। पॉइंट हटाया, नीचे कितना आया 100, एक 0 से एक 0 कैंसिल, आंसर कितना आएगा 0.4। ठीक है, ये हमारे पास किसका मान आ गया, आई का। अब क्या चाहिए, ओमेगा स्क्वायर। अच्छा ध्यान से सुनना, प्रारंभ में पहिया गति नहीं कर रहा था, यानी उसका प्रारंभिक कोणीय वेग कितना है 0। प्रारंभिक कोणीय वेग कितना है 0। अच्छा उस केस में उसने कितना विस्थापन तय करा, हमें कुछ नहीं पता, हमें कितना विस्थापन उसने तय करा ये नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे अंतिम वेग, अंतिम कोणीय वेग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, थर्ड इक्वेशन का यूज करके। पर प्रॉब्लम थर्ड में क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। थीटा तो है ही नहीं, लेकिन उसने हमें 2 मीटर तो दिया है ना, कि भाई कितनी दूरी तय करी उसने 2 मीटर। तो यहां से अपन थीटा का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे थीटा का मान, थीटा बराबर कितना होता है एल बट्टा आर, है ना। कितनी मीटर रस्सी खींची तुमने 2 मीटर, त्रिज्या कितनी तुम्हारी 0.2। सॉल्व करा, कितना आ गया 10 रेडियन, यानी उसने कितना कोण बनाया था 10 रेडियन। मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, लास्ट वाली इक्वेशन, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ठीक है, ये वाली यूज कर रहा हूं ताकि मैं केक के अंदर आई ओमेगा स्क्वायर का मान निकाल सकूं। ओमेगा स्क्वायर चाहिए, ये हो गया 0 प्लस 2 अल्फा का मान पहले निकाला था, ये रहा कहां गया 12.5, ये 12.5 भाई, और ये गुणा 10। ठीक है, ये पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आएगा, एक 0 से एक 0 कैंसिल, 125 को 2 से गुणा करोगे बच्चों आएगा 250। कितना आएगा 250। यानी हमें देखो ओमेगा स्क्वायर का मान मिल गया 250, हमें आई का मान मिल गया 0.4। बस क्या करना है, मान निकालना है किसका, के का। तो देखो कैसे निकलेगा के का मान, तो देखो के क्या पढ़ा अपन ने 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, आई का मान कितना आया 0.4 और इसका कितना आया 250।
ये पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगाया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करा, ये 2 दूनी 4 कैंसिल करा, 25 दूनी कितना हो गया 50 जूल। यानी यहां पर गतिज ऊर्जा का मान भी जो है वो कितना आया 50 जूल ही आया। और आना ही था क्योंकि आपने जब उसको खींचा, नीचे खींचने में आपने जितना काम किया वही तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। इसलिए चाहे आप पहले जो उसने पूछा था देख लो, आप पहले ही 50 आया था और अभी भी 50 आया, इसका मतलब आपने जितना काम किया ना वही उसके अंदर गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। मैं वापस बता देता हूं, हमें आई 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर निकालना था। आई का मान हमने निकाला mr²/2 से। उसके बाद ओमेगा का स्क्वायर चाहिए था। अब क्योंकि उसने बोला प्रारंभ में जो पहिया है वो रुका हुआ है, अगर वो बोलता कि किसी वेग से चल रहा है तो हम ओमेगा नॉट का मान रख देते हैं, लेकिन उसने लिखा है कि भाई वो रुका हुआ है तो इसलिए हमने ओमेगा नॉट रख दिया 0। फिर हमने बोला यार लास्ट इक्वेशन लगा तो दूंगा क्योंकि ओमेगा स्क्वायर का मान वहीं से आएगा, लेकिन अल्फा का मान चलो निकाला हुआ ये रहा फर्स्ट पार्ट से। थीटा कहां से लाऊं, तो हमने बोला यार थीटा बराबर L/R पड़ा है ना, उससे निकालो। तो वहां पे L का मान ने कितना खींचा तुमने रस्सी को 2 मीटर और R का मान कितना है 0.2। वहां से कितना कोण आया तुम्हारा 10 रेडियन का कोण इसने बनाया है जब तुमने रस्सी को खींचा। तो रस्सी को खींचते टाइम आपके व्हील ने कितने एंगल से कितने कोण से रोटेट करा, कितने कोण से घुमा, वो 10 रेडियन, ये निकला। ठीक है, बस फिर ये लास्ट इक्वेशन लगाई, ओमेगा स्क्वायर आया, आई आया, सीधा सीधा इक्वेशन में डाला, ये डाला और आपका उत्तर आ गया। ठीक है, चलो और कोई पार्ट पूछा है क्या इसने? मैंने वही बोला था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। भाग बी और सी के उत्तरों की तुलना कीजिए। तो भाग बी में भी उत्तर आ रहा है 50 जूल, भाग सी में भी उत्तर आ रहा है 50 जूल, क्योंकि जितना तुमने कार्य किया उतना ही उसके अंदर ऊर्जा के रूप में संचित हुआ। तो हम इसके पार्ट 4 में क्या बोलेंगे, बी व सी से प्राप्त उत्तर समान है क्योंकि समान है खा गया मैं, समान है क्योंकि किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर है, या गतिज ऊर्जा में के बराबर है, कैसे भी लिख दो, गतिज ऊर्जा में वृद्धि लिख लेते हैं, बढ़िया ही है ना, स्टार्टिंग में भी कुछ रही हो तो, ऐसे तो है नहीं, वृद्धि के बराबर है। ठीक है, तो आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों का मान क्या आया हमारे पास, समान आया। ठीक है बच्चों, चलो अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको पहले बोला एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। अब चलते हैं अपन आगे, अब बैक के क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। तो ये हमारा बैक का पहला प्रश्न, थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिया है, आसान प्रश्न है आपकी बुक का 7.3। क्या बोल रहा है अपने को, कोई बच्चा किसी चिकने क्षैतिज फर्श पर एक समान चाल से गतिमान है, किसी लंबी ट्रॉली के एक सिरे पर बैठा हुआ है। ठीक है, ट्रॉली है और वो उसके ऊपर चल रहा है। ठीक है, और यदि बच्चा खड़ा होकर ट्रॉली पर किसी भी प्रकार से दौड़े, ठीक है, मतलब बच्चा बैठा हुआ है ट्रॉली पे, अब है ना उठ करके वो ट्रॉली पे इधर उधर कैसे भागने लग गया, कभी इधर कभी उधर, कैसे भी वो ट्रॉली पे भागने लग गया। तो क्या बोल रहा है वो, तब निकाय यानी ट्रॉली में बच्चे के द्रव्यमान केंद्र की चाल क्या होगी। उसने बोला कि भाई मान लो एक ट्रॉली है, या एक आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो मान लो जैसे एक चकती वक्ती है। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है भाई बच्चा है और वो बच्चा क्या है, इस पे भाग रहा है, कभी यहाँ भाग रहा है, यहाँ भाग रहा है, यहाँ कहीं भी भाग सकता है, बस चकती पे भाग रहा है। ठीक है, या इस ट्रॉली पे भाग, कुछ भी ले लो आप। तो ये बोल रहा है कि इसके द्रव्यमान केंद्र की गति क्या होगी या उसकी चाल क्या होगी। तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर उसकी चाल जो है, अगर हम उत्तर लिखेंगे तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, उसकी जो चाल है किसकी, द्रव्यमान केंद्र की चाल, वो क्या होगी 0। सर 0 कैसे आ गई भाई, जो बच्चा है वो तो उस ट्रॉली के साथ चिपका हुआ है ना, तो बच्चे ने जो बल लगाया ट्रॉली पे वो तो आंतरिक बल थे। बच्चे ने जो बल लगाया, बच्चे का जो बल है वो कैसा बल है, वो आंतरिक बल है। कैसा बल है वो, आंतरिक बल है, और आंतरिक बल की वजह से किया हुआ कार्य हमेशा क्या होता है 0। इसका मतलब यहां पर कोई भी चाल आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि बल कैसा लग रहा है,
आंतरिक बल लगा है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, आपको एक लाइन में उत्तर लिख के आना है। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा वापस न्यूमेरिकल वाला पार्ट आ गया, सिर्फ एक ही थ्योरी वाला प्रश्न हमने डाला था इसमें। ठीक है, चलो देखते हैं क्या प्रश्न है। कार का भार 1800 किलो है। ठीक है भाई, इसकी आगामी व पिछली धुरियों मतलब उसके पहिए के बीच में जो दूरी है वो 1.8 मीटर है, मतलब पहियों के बीच की दूरी 1.8 मीटर है। इसका गुरुत्व केंद्र आगे वाली धुरी से 1.05 मीटर पीछे है और समतल धरती पर इसके प्रत्येक एवं अगले व पिछले पहियों पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो देखो मैं आपको समझाता हूं क्या है प्रश्न। ये प्रश्न कुछ ऐसा है कि मान लो ये तुम्हारे पास कार है, जो मेरी प्यारी सी सुंदर सी कार, आप सब जानते ही हो, ड्राइंग तो मेरी एक नंबर है। ठीक है, एक मतलब खतरनाक बनाई मैंने कार है ना। तो ये जो कार है, इस कार के अंदर इसने क्या क्या बोला मैं आपको बताता हूं। पहले तो ये जो दोनों इसकी धुरियां मतलब जहां से कार अटैच है, इसकी जो दोनों के बीच की दूरी है वो हमारे पास कितनी है, 1.8। ये इसने ऐसा बोला, तो 1.8 मीटर इन दोनों के बीच की दूरी है। अब इसने क्या बोला, इसने बोला कि जो इसका गुरुत्व केंद्र है ना, कार का गुरुत्व केंद्र, वो किसी भी एक धुरी से, मान लो इस वाली धुरी से 1.05 मीटर पीछे, मतलब ये वाली जो धुरी है ना, ये वाली, इससे इसके द्रव्यमान केंद्र की दूरी कितनी है, कितनी भाई, 1.05 मीटर। यानी ये है इसका द्रव्यमान केंद्र, गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र मतलब जहां पर इसका गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, यानी इस बिंदु पर इसका सारा गुरुत्वाकर्षण बल mg नीचे की तरफ लगेगा। बोलने का मतलब ये है। ठीक है, अब क्योंकि ये धरती माता के कांटेक्ट में है, तो धरती माता इस पे दो अलग अलग प्रतिक्रिया बल, या जिसको अपन रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, वो लगाएगी। वही अपन से पूछ रहा है, अगले और पिछले पहियों पर लगने वाला बल। कौन सा बल, रिएक्शन फोर्स। यानी कौन सा बल लग रहा है उस पर, रिएक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यहां पे भी एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, तो हम इसको बोल देते हैं ये रहा हमारा R1, और एक यहां पे भी रिएक्शन फोर्स लगेगा जिसको अपन बोलते हैं R2। ठीक है, अब इस डायग्राम को थोड़ा सोबर तरीके से बना देते हैं। तो कार शार के साथ बना दिया है, इस डायग्राम को थोड़ा साइड में पटकते अपन। ठीक है, और इसका सोबर सा डायग्राम बनाते हैं। सोबर का मतलब देखो, ये हमने रॉड ली मान लो, ठीक है, जैसे इसके अंदर है, इसकी लंबाई कितनी है, 1.8 मीटर है। ठीक है, अब इसके दो पॉइंट पे, दो एंड पे, इन दो पॉइंट पे R1 और R2 पे दो बल लग रहे हैं। एक तो यहां बल लग रहा है क्या, R1, और एक यहां बल लग रहा है R2। ठीक है, और साथ के साथ इस वाले से 1.05 मीटर की दूरी पर यहां पर क्या लग रहा है हमारा, mg लग रहा है। ठीक है, तीन बल होगा इस पे, mg, R1 और R2, और हमें R1 और R2 का मान निकालना है। जबकि क्वेश्चन में अगर नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे, क्योंकि कार बैलेंस है ना, मतलब ऑब्वियसली कार बैलेंस ऐसे पलट नहीं रही है, तो इसका मतलब ये हमारी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम और रोटेशन इक्विलिब्रियम, मतलब पूरी तरीके से साम्यावस्था में। ठीक है, कौन कौन सी साम्यावस्था, एक तो घूर्णन साम्यावस्था, और दूसरी जो हमारी गति साम्यावस्था थी ना भाई, रेखिक साम्यावस्था जिसको अपन बोलते थे। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम का मतलब रेखिक साम्यावस्था। तो ये कार रेखिक साम्यावस्था में भी है और घूर्णन साम्यावस्था में भी है। तो रेखिक साम्यावस्था का क्या मतलब है, रेखिक साम्यावस्था का मतलब है इस पे लगने वाले कुल बल 0 है। ठीक है, तो रेखिक साम्यावस्था मतलब इस पे लगने वाले नेट फोर्स जो है वो क्या है, 0। अब देखो इस पे कौन कौन से बल लग रहे हैं, एक बल लग रहा है R1, एक लग रहा है R2 ऊपर की तरफ, तो हम लिखेंगे R1 प्लस R2। वो किसके को लाएगा, mg, जो कहां लग रहा है, नीचे। अब देखो क्योंकि g का मान क्वेश्चन में नहीं दे रखा ना, तो हम g का मान कितना ले लेते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए 10। ठीक है, तो R1 प्लस R2 कितने के बराबर आ गया हमारे पास, द्रव्यमान कितना है इसका 1800, प्लस गुणा 10 कर दो, कितना हो गया 18,000। यानी इसके ऊपर लगने वाला भार जो है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो 18,000 आ गया, 18,000 न्यूटन। ये हमारी समीकरण नंबर 1, क्योंकि ये रेखिक साम्यावस्था में था। अब अगर ये घूर्णन साम्यावस्था में भी है, तो इसके ऊपर लगने वाला नेट द्विध्रुव जो बलागुण है वो क्या होना चाहिए, 0। तो घूर्णन साम्यावस्था क्या है, घूर्णन साम्यावस्था है ना। घूर्णन साम्यावस्था में हम क्या बोलते हैं, उस पर लगने वाला नेट टॉर्क यानी बलागुण कितना है, 0।
अब हमने जब बोला था ना बल आघूर्ण हमें निकालना है, तो किसी भी एक बिंदु के सापेक्ष निकाल दो। मान लो मैं R1 के सापेक्ष निकाल रहा हूं, ध्यान से सुनना, जब अपन किसी भी एक बिंदु के सापेक्ष बल आघूर्ण निकालते हैं तो या तो वो आपको R1 लेना है या तो आपको R2, ताकि एक चीज एलिमिनेट हो जाए, मजा आ जाए, हट जाए वो। तो मान लो R1 के सापेक्ष इसका बल आघूर्ण निकाल रहे हैं, किसके सापेक्ष? R1 के सापेक्ष। तो R1 के सापेक्ष अगर मैं इसका बल आघूर्ण ले रहा हूं तो R1 के सापेक्ष, देखो R1 के सापेक्ष तो कोई घूर्णन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि R1 भाई इसी के अराउंड तो ये घूम रही है, ये इसको ऐसे घुमा रही है, R2 इसको ऐसे घुमा रही है यूं, और ये mg इसको नीचे घुमा रहा है, मतलब ये इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है और ये इसको एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी ये इधर लगेगा, ऐसे घुमाएगा इसको, ठीक है। जबकि देखो ये बल इसको ऐसे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, नहीं इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो यानी ये जो लगाएगा कुछ इस तरीके से लगाएगा, यानी ये इसको घुमा रहा है, देखो कैसे, ऐसे, और ये इसको घुमा रहा है ऐसे, यानी ये घुमाने की कोशिश कर रहा है क्लॉकवाइज और ये घुमाने की कोशिश कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर मैं mg के साथ, देखो mg बल है हमारे पास और इसकी दूरी कितनी है इससे, 1.05, और ये कैसे घुमा रहा है इसको, क्लॉकवाइज। तो इसके अंदर साइन किसका लगाएंगे, नेगेटिव का, ठीक है। हमने पढ़ा है क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव। अच्छा, R2 जो है वो भी बल है और इसकी इससे दूरी कितनी है, 1.8, ये 1.8, और ये बराबर क्या हो गया, 0। दो इक्वेशन आ गई। नीचे वाले को पहले सॉल्व करते हैं, ऐसे R2 का मान निकालते हैं, ऊपर वाले डालेंगे R1 का मान आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या आ रहा है हमारे पास, mg गुणा 1.05 माइनस का प्लस R2 गुणा 1.8 बराबर 0, ठीक है। इसका मान अभी कितना निकाला, 18,000 और ये गुणा 1.05, पॉइंट हटाया, नीचे 100 लगाया, माइनस R2 का मान पता नहीं और इसका मान 1.8 बराबर 0, ठीक है। आसान है, इसको वहां पे लेके जाओ आप। अच्छा, इससे पहले ये दोनों कैंसिल हो गए, काट दिए, और R2 गुणा 1.08 नहीं 1.8, भावनाओं में बहके लिख देते हम कुछ भी हैं, ये वहां पे हो गया 180 गुणा 105, ठीक है ना, वहां पे जाके प्लस हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, R2, तो ये 1.8 किधर जाएगा, डिवाइड में। R2 कितना आ गया, 180 गुणा 105। देखो मैं क्यों नहीं काट रहा हूं, अभी समझ आएगा आपको। ये हटाया, एक जीरो यहां लगाया, ये इससे कैंसिल, 10 आया, देखो 10,500, यानी R2 का मान आ गया 10,500। इतना न्यूटन का बल लग रहा है R2 से। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, R1 प्लस R2 बराबर 18,000, R1 प्लस R2 बराबर 18,000। तो R1 का मान पता नहीं, R2 का मान 10,500 बराबर 18,000। तो यानी R1 कितना आया हमारे पास, उसको ले जाओ वहां पे। 18,000 में से कितना माइनस करना हमें, 10,500, माइनस करो कितना आया, 7,500, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। हो सकता है बुक में देखो थोड़ा सा आंसर में चेंज आ जाएगा, क्यों, क्योंकि उसने जी का मान 9.8 लिया है, ठीक है, और हमने जो जी का मान लिया है वो 10 लिया है, और इसलिए थोड़ा सा आंसर में वेरिएशन आ सकता है। घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं था, हम फ्री लेने के लिए कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं फिर आपको बता देता हूं, दो चीजें करी हैं, रेखिक साम्यावस्था कुल बल 0 है, घूर्णन साम्यावस्था में मैं R1 के अबाउट निकाल रहा हूं, आप चाहो तो R2 के अबाउट भी निकाल सकते हो, आप mg के अबाउट भी निकाल सकते हो, पर कोई भी एक जो हमारा जो भी हमें निकालना होता है ना, जैसे प्रतिक्रिया बल निकालना, तो वो ले लिया करो। तो इससे R1 या फिर R2 में से कोई एक हट जाएगा, ये मैंने आपको पहले भी सिखाया है। तो R1 हट गया, भाई ये इसको ऐसे घुमा रहा था, ये इसको ऐसे घुमा रहा था, तो mg और इससे इसकी दूरी, R2 और इसकी इससे दूरी, सिंपल, आसान, ठीक है। चल अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, ये भी बहुत इजी सा प्रश्न है, हमने पहले भी ऐसे प्रश्न किए हुए हैं। क्या बोल रहा है, किसी गोले का इसके व्यास के परित जड़त्व आघूर्ण 2mr²/5 है, जहां m गोले का द्रव्यमान, r इसकी त्रिज्या, गोले पर खींची गई स्पर्श रेखा के परित इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। अच्छा चलो ठीक है, ये तुम्हारा गोला,
व्यास के परित तुम्हें जड़त्वागुण दिया हुआ है, मान लो ये तुम्हारा व्यास है, इसके परित जड़त्वागुण तुम्हें पता है, यानी आई व्यास मान लो, ये हमें कितना दे रखा है 2/5 mr²। ठीक है, सही है। इसके अलावा इसने क्या बोला, गोले की मतलब उसकी सरफेस पे आपने एक स्पर्श रेखा खींची, उस पे जड़त्वागुण निकालना, मतलब ये यानी आई स्पर्श निकालना है, स्पर्श रेखा। इसमें क्या लगेगा, समांतर अक्षों की प्रमेय, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, दोनों की एक दूसरे से दूरी कितनी है r, तो हम यहां पे लगाएंगे समांतर अक्षों की प्रमेय। तो समांतर अक्षों की प्रमेय से समांतर अक्षों की प्रमेय से हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई यहां पे जो आ रहा था ना तुम्हारा स्पर्श रेखा के लिए निकालना है, तो यहां पे जो तुम्हारा व्यास के लिए आ रहा था उसमें क्या कर दो, उसमें जोड़ दो यार mr², इसका द्रव्यमान और इन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। तो देखो इसका कितना है 2/5 mr², इसका कितना है mr², जोड़ दो 2/5 प्लस 1 कर लो। अच्छा, जिसको नहीं आता आप देखो इसमें से mr² आ रहा आपका कॉमन है ना, बाहर ले दिया, तो अंदर कितना बचा 2/5 और यहाँ पे कितना बचा 1, एलसीएम लोगे आएगा 5, एलसीएम कितना आएगा 5, अंदर कितना आएगा 2 + 5 mr², सॉल्व करेंगे कितना आएगा 7/5 mr²। ठीक है, ये हमारा पहले प्रश्न का आराम से उत्तर आया है, कोई टेंशन नहीं, बहुत आराम से उत्तर आया है। ठीक है, चलो दूसरा इसने क्या बोला, m द्रव्यमान एवं r त्रिज्या वाली किसी डिस्क का, डिस्क बोला है, इसके व्यास के परित जड़त्वागुण mr²/4 है, व्यास के परित। तो इसकी कोर मतलब होता है इसकी एज, साइड में जो एज है ना उसके अबाउट गुजरने वाले अक्ष के परित इस चक्ति का जड़त्वागुण क्या होगा। समझाते हैं प्रश्न क्या है, देखें ये देखिए इस तरीके की चक्ति है, और आई गेस मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे कि भाई हमें इसके यहां ये जो इसका कोर है ना, इसके अबाउट अपने को जड़त्वागुण निकालना है, ये क्या इसका कोर। ठीक है, और प्रॉब्लम ये है कि इस चक्ति के अंदर जो इसका व्यास है ना, ये इसके अबाउट हमें जड़त्वागुण दे रखा है क्वेश्चन में, वो हमें कितना दे रखा है mr²/4। और हमने एक चीज तो पढ़ी है, जो ये होता है कौन, जो इसके अक्ष से मतलब जो इसके केंद्र से गुजर रहा है ना, इसके लंबवत, उसके अबाउट जो होता है वो कितना होता है, इसके केंद्र वाले के लिए होता है हमारे पास mr²/2। ये तो हम जानते हैं, निकाल भी सकते हैं, ये तो हम वैसे ही जानते हैं ना, इसलिए हम इसका यूज करेंगे, ये हमारे काम का नहीं, छोड़ दो उसको। तो दोनों के बीच की दूरी वही r, किसका यूज करेंगे, वापस वही समांतर अक्षों की प्रमेय का। देखो समांतर अक्षों की प्रमेय से, समांतर अक्षों की प्रमेय से, प्रमेय से। तो देखो क्या आएगा, समांतर अक्षों की प्रमेय से अगर मैं कोर के लिए निकाल रहा हूं, कोर के लिए कितना हो जाएगा, तो केंद्र से जो गुजर रहा है वो, और प्लस वही mr², क्योंकि इससे इसकी दूरी अभी भी r² ही है, तो ये कितना हो गया, देखो ये हो गया हमारे पास mr²/2 और प्लस mr²। सब जानते हो जोड़ने पे कितना आएगा, आधा प्लस 1 3/2, तो उत्तर कितना आया 3/2 mr²। ये हमारा उत्तर है। आई होप सब समझ गए होंगे, बहुत आसान प्रश्न था। ठीक है, अच्छा व्यास वाला हमारे कोई काम का नहीं था। हाँ, मान लो अगर वो जो पूछता ना, वो अगर ये इसके लिए पूछ रहा होता, इस वाले के लिए पूछ रहा होता कि व्यास के समांतर ही कोई अक्ष है जो कोर से पास हो रही है, तो उस केस में मैं mr²/4 प्लस mr² कर देता, 5/4 mr² आ जाता। ठीक है, वो उस केस में यूज होता, पर उसने ऐसा पूछा नहीं हमसे। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे चलते हैं। क्या प्रश्न है भाई, 20 किलो द्रव्यमान का कोई ठोस सिलेंडर अपने अक्ष के परित इतने कोणीय चाल से घूम रहा है। ठीक है, पहले एक सिलेंडर बना देता है अच्छा सा। तो ये आपका एक सिलेंडर आ गया। ठीक है, घूम रहा है अपने एक अक्ष के परित ऐसे गोल 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 गोल। ठीक है, कितने कोणीय चाल से
ओमेगा है इसका 100 रेडियन प्रति सेकंड, इससे घूम रहा भाई, मतलब 1 सेकंड में 100 रेडियन का कोण बना के बैठा है भाई साहब। अच्छा क्या बोला, सिलेंडर की त्रिज्या 0.25 मीटर है। ठीक है भाई, ये हम सिलेंडर की त्रिज्या ले लेते हैं, कलर दूसरा ले लेते हैं यार, मजा नहीं आ रहा इसमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 0.25 मीटर, ये इसकी त्रिज्या है। तो हमें आर भी दे रखा है इसका 0.25 मीटर। ठीक है, इसके बाद क्या बोला इसने, सिलेंडर के घूर्णन से संबंधित गतिज ऊर्जा, भाई साहब गतिज ऊर्जा पूछ रही है। गतिज ऊर्जा मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इस बार ओमेगा है, क्या चाहिए आई। अच्छा देखो सिलेंडर है, एक सिलेंडर चकती की तरह व्यवहार करता है, तो इसके लिए आई कितना होता है, mr स्क्वायर बटा 2। अभी पीछे पढ़ा ना, तो बहुत सारी चकतियां एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे रखी हुई हैं, तो आई का मान हो गया mr स्क्वायर बटा 2। आई का मान निकाल लेते हैं, m कितना है, दे रखा 20 किलो, त्रिज्या कितनी है 0.25 का वर्ग और अपॉन 2, mr स्क्वायर बटा 2। अभी देखो बच्चों, बहुत सिंपल सी चीज है, 0.25 का मतलब होता है 1/4। जिनको नहीं बता देता हूं, 0.25 का मतलब 1/4 कैसे निकालते हैं। ये 0.25 है, पॉइंट हटाओगे 100 लगाओगे, 25 चौक 100, आसान। तो ये देखो कितना हो गया 20। अच्छा इसको सॉल्व कर लो, 10 आ रहा है, इसको हटा देते अपन, तो आ गया 10 और ये हो गया, मैं भी क्या बताया आपको 1/4। 1/4 का क्या करना है, वर्ग। हाँ कितना आया 10/4 चौक 16। ठीक है, आई का मान आ गया, तो छोड़ दो अभी, बाद में देखेंगे अब इसको। ठीक है, और बस के निकालना अपने को, तो देखो कितना हो गया, हाफ आई का मान 10/16 और ओमेगा का मान 100 रेडियन प्रति सेकंड। क्या बात है भाई, तो 100 × 100 कितनी बार आ गया, 2 बार। ठीक है भाई, तो देखो ये हो गया हमारे पास 4 चौक 16, ये इससे कैंसिल हुआ 25 बार, 4 एकम 4, ये इससे कैंसिल हुआ 25 बार, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, इसको कैंसिल कर लो इससे यार, 5। तो के का मान कितना आया, 5 × 25 × 25, डू इट योरसेल्फ, अपने आप करेंगे, इसका मान निकाल लेंगे हैं, सब थोड़ा बताएंगे सर। जो भी उत्तर आएगा जूल में लिखेंगे, कमेंट करके बताएंगे। अच्छा सिलेंडर का अपने अक्ष के विपरीत कोणीय संवेग भी पूछ रहा है भाई, चलो ठीक है भाई मान लेते हैं इसकी बात। कोणीय संवेग मतलब होता है बेटा एल कैसे निकालते अपन, वैसे तो होता है P × R, लेकिन P तो मुझे पता नहीं है। अच्छा जनरल फॉर्मूला अपन वहां पे क्या पढ़ते हैं, जैसे P बराबर m × V होता है, तो यहाँ पे अपन क्या पढ़ेंगे I × ओमेगा। L का फॉर्मूला क्या बन गया, I ओमेगा। अच्छा I का भी मान निकाला, पीछे देखो कितना निकाला 10/16 और ओमेगा कितना है 100, 10/16 और ये गुणा हो गया हमारे पास 100। ठीक है ना, अपने आप करना एक बार, चलो मैं थोड़ा रिड्यूस कर लेता हूं इसको, बाकी तुम ही करोगे, तो ये हो गया हमारे पास 250/4। चलो मैं कर ही देता हूँ यार, 4 × 5 24, बच्चा कितना 1, 4 × 2 = 8 और ये 4 × 5 = 20। ठीक है, ये हमारे पास मान आ गया न्यूटन। अच्छा क्या होता है इसका मात्रक, न्यूटन × सेकेंड। या एक और दूसरा मात्रक लिख सकते हो, ये याद नहीं होगा, मुझे भी नहीं रहता, देख लो क्या जनरल फॉर्मूला था हमारे पास, P × R। P का क्या होता है m × V, मतलब kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, kg, और एक और मीटर तो kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, प्रति सेकेंड स्क्वायर नहीं आएगा, प्रति सेकेंड आएगा। ठीक है, kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, तो इसका मात्रक आ गया। चलिए आई होप सबको यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, तो बहुत आसान सा प्रश्न था ये भी। आगे चलते हैं। हाँ जी, क्या है आगे का प्रश्न, ओहो ये भी लंबा चौड़ा प्रश्न है। क्या प्रश्न है भाई, कोई बच्चा किसी घूर्णिका यानी घूर्णी मंच पर अपनी दोनों भुजाओं को बाहर की तरफ फैलाकर खड़ा है, ऐसे है ना, टाइटैनिक की तरह खड़ा है इस तरीके से, और घूर्णिका को 40 रेवोल्यूशन प्रति मिनट की कोणीय चाल से घूर्णन कराया जाता है। मतलब वो एक चक्री वक्री पे खड़ा हुआ है और वो चक्री को गोल 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 घुमाया जाता है 40 रेवोल्यूशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 40 बार घूम गई वो, है ना। अगर बच्चा अपने हाथों को सिकोड़ लेता है तो सिकोड़ने से उसका जो जड़त्व है वो प्रारंभिक जड़त्व का 2/5 गुना हो जाता है।
इस स्थिति में उसकी कोणीय चाल क्या होगी, मानकर चले कि जो घूर्णिका है वो घर्षण रहित है, मतलब जिस चक्री पे घूम रहा है वो घर्षण रहित। अब देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है, कोई बलाघूर्ण नहीं लग रहा है, इसका मतलब उसका कोणीय संवेग जो है वो संरक्षित रहेगा, मतलब आई ओमेगा नियत रहेगा, पढ़ाया हुआ है, उसी कॉन्सेप्ट पे है। क्या कॉन्सेप्ट है भाई, हम क्या बोलेंगे, आई ओमेगा कांस्टेंट है, यानी I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। सिंपल, बहुत आसान, कोई परेशानी नहीं है। पहले का कोणीय, पहले का क्या जड़त्व कोण पता है, नहीं पता सर, कोई बात नहीं, आई रख दो, नहीं आता छोड़ दो। अच्छा पहले कितने ओमेगा की वैल्यू पहले कितनी थी, 40। अच्छा दूसरी बार जो कोणीय जो जड़त्व कोण हो गया है वो पहले का 2/5 गुना हो गया। ये चीज पढ़ना अच्छे से समझना। तो पहले अगर आई था, दूसरी बार में कितना हो गया, 2/5 आई ओमेगा 2, पता नहीं, ये तो निकालना है बस, यहां से सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अच्छा तो आई से तो आई मर गया, सॉल्व कर लेते हैं हम। ओमेगा 2 किसकी को लाया, ये 40 यहां पे रह गया, ये 5 उधर चला गया और 2 डिवाइड में सॉल्व करा तो ओमेगा 2 कितना आया, 100। अच्छा ध्यान रखना क्या लिखा है, रेवोल्यूशन पर मिनट, तो रेवोल्यूशन पर मिनट लगाएंगे भाई, ठीक है भाई। तो ये आ गया हमारे पास रेवोल्यूशन पर मिनट, ये हमारा उत्तर, आंसर भाई आंसर। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा मस्त से। ठीक है, दर्शाइए कि बच्चे की घूर्णन की नई गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा से ज्यादा है और इसकी वृद्धि क्यों हुई उसके बारे में भी अपने को बताना है। देखो बच्चों, हाँ पहले गतिज ऊर्जा उसको बोल देते हैं KEI, आई का मतलब इनिशियल प्रारंभिक, और अपॉन यहां पे हम लिख देते हैं अंतिम, अंतिम का मतलब फाइनल। तो ये किसको बता रहा है, प्रारंभिक को, यहां पे हम लिख देते हैं ये किसको बता रहा है, प्रारंभिक को, और ये किसको बता रहा है, अंतिम को। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी थी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, पर इसके अंदर अपन ने I1 लिखा है तो I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर अपॉन 1/2 I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर, आधे से आधा गया। I1 का मान हमें नहीं पता था, हमने I माना था। ठीक है, ओमेगा मान क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना था, 40, तो ये लिखा अपन ने 40 का वर्ग। दूसरी बार में I का मान प्रारंभिक मान का 2/5 हो गया था, अभी लिखा था अपन ने, और ओमेगा भी अभी अपन ने निकाला पीछे, कितना आया, 100। ठीक है, तो आ गया हमारे पास 100 का वर्ग। तो देखो ये आई से तो आई मर गया, सही है, ये 5 ऊपर चला गया तो ये हो गया 5/2। इसको आप लिख दीजिए 40 गुणा 40, और नीचे हमारे पास आ रहा है 100 गुणा 100, ये इससे गया, ये इससे गया। ठीक है, ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 20 टाइम कैंसिल, 4 पंजे 20, और कुछ कैंसिल हो रहा है, ना ही कुछ और कैंसिल नहीं, अरे हाँ ये भी है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। हाँ, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो है और अपॉन जो अंतिम गतिज ऊर्जा जो है, इनका अनुपात क्या आ रहा है, 2/5। यानी साफ साफ समझ आ रहा है कि जो अंतिम गतिज ऊर्जा वो प्रारंभिक से ज्यादा है। क्यों, क्योंकि अगर अंतिम 5 है तो प्रारंभिक 2 है, तो उसने बोला था प्रूफ करने के लिए कि अंतिम गतिज ऊर्जा प्रारंभिक से ज्यादा होगी, हो गई आराम से हो गई। और क्यों हुई, आंतरिक बलों के कारण। जब तुमने अपने हाथों को अंदर की तरफ फोल्ड किया, कुछ आंतरिक बल लगे, उन आंतरिक बलों की वजह से कुछ गतिज ऊर्जा में हमारे पास कुछ ना कुछ वृद्धि हुई। तो हम क्या बोलेंगे, अंतिम गतिज ऊर्जा में वृद्धि का कारण क्या है, अंतिम गतिज ऊर्जा आंतरिक बलों के कारण बढ़ गई, आंतरिक बलों के कारण बढ़ गई। ठीक है, आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई। भाई तुमने हाथ फोल्ड किया, कुछ आंतरिक बल लगाए, उसकी वजह से गतिज ऊर्जा बढ़ गई तुम्हारी। ठीक है, चलो आई होप सबको क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हाँ जी, ये भी बहुत बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। क्या है भाई, 3 किलो द्रव्यमान और 40 सेंटीमीटर त्रिज्या के अब खोखला बेलन है। खोखला बेलन या सिलेंडर की बातें हैं। तो खोखला सिलेंडर है, इस पे नगण्य द्रव्यमान की रस्सी को अपने से लपेटा। ध्यान से सुनना, क्या है प्रश्न,
भाई ये तुम्हारा सिलेंडर है, अंदर से खोखला है, और क्या करा तुमने, इस पे रस्सी को लपेट दिया ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, इसे रस्सी को लपेटा और ऐसी इसकी बागडोर बाहर निकाल दी, ये बागडोर तुमने इसे बाहर निकाल दी, ठीक है, और उस पे 30 न्यूटन का बल और लगा दिया। अब क्या होगा भाई, जब उसको 30 न्यूटन का बल, भाई इस रस्सी को लपेटा है, किसी चीज पे खींचा, एकदम से उसमें रोटेट होने लग जाएगी, तुम्हारा जो सिलेंडर है वो घूमने लग जाएगा, किसके अबाउट, इस अक्ष के, ऐसे इस अक्ष के परे ऐसे गोल गोल घूमने लग जाएगा। तो क्या बोला इसने कि भाई 3 किलो का सिलेंडर था, 40 सेंटीमीटर त्रिज्या थी, खोखला था, उसके ऊपर अपन ने तार को लपेटा, एकदम से 30 न्यूटन का बल लगा के खींचा, तो कोणीय त्वरण क्या होगा, यानी इसका अल्फा क्या होगा, ये पूछा जा रहा है हमसे। ओके, इसके बाद रस्सी का रेखिक त्वरण क्या होगा, यानी ए का मान क्या होगा, ये भी पूछा जा रहा है। कोई फिसलन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई स्लिप नहीं हो रहा। देखो सेम कॉन्सेप्ट है, अल्फा पूछ रहा है अपन से, वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। टाउ किसके बराबर था, आई अल्फा के या एफ आर के। अल्फा क्या हुआ, एफ आर बटा आई। इस बार क्योंकि खोखला गोला है, खोखला सिलेंडर है, इसका मतलब ये एक रिंग की तरह बिहेव करेगा, एक रिंग की तरह, यानी आई का मान लिखूंगा तो लिखूंगा मैं एम आर स्क्वायर। क्या लिखूंगा मैं, एम आर स्क्वायर, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, आई होप सबको इतनी बात क्लियर होगी। तो अब अपने को बस मान रखना और कुछ नहीं करना। एफ का मान कितना है, 30 न्यूटन। आर का मान कितना दिया गया है प्रश्न में, 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर का मतलब 0.4। अभी थोड़ी देर पहले ही करा था ऐसा प्रश्न, बिल्कुल कॉपी था, इसी का भाई था, ठीक है। और आई का मान ये रहा बच्चों, एम आर स्क्वायर। एम का मान कितना है, 3 किलो, 30 किलो नहीं इस बार, 3। और आर का मान 0.4 का वर्ग। एक से तो एक गया, इसको ऐसे कैंसिल करा, कितना आया 10। तो ये 10 और ये बटा बेटा, ये आ रहा है 0.4, पॉइंट हटाया, ऊपर आ गया 100। 4 को 25 से काटो, 4 को 100 से काटो, कितना आएगा 25। यानी हमारे जो अल्फा का मान है वो कितना आ रहा है, 25 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास किसका मान आया, अल्फा का मान। उसी कॉन्सेप्ट से निकाला जैसे पहले निकाला था। एक अपन से ए और पूछ रहा है, तो ए कैसे निकलेगा, ए क्या होता है, आर अल्फा, अल्फा आर। आर का मान कितना, आर का मान 0.4, अल्फा का मान कितना 25। 0.4 इंटू 25, 25 चौक कितना हुआ 100 ना, चलो पॉइंट हटाते हैं, 100 बटा कितना हुआ 10 ना, आंसर कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आई होप सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो यहां तक तो हमारा प्रश्न बहुत आराम से हो गया, बहुत इजी सा प्रश्न था। चलो आगे चलते हैं, ढेरों प्रश्न पढ़े अभी करने के लिए। ये भी बहुत इजी है, फर्जी है, बिल्कुल फर्जी। क्या बोल रहा है अपन से कि कोई घूर्णक यानी कोई रोटर 200 रेडियन प्रति सेकंड के एक समान कोणीय चाल बनाए रखने के लिए इतना बला गुण उसको प्रेक्षित करता है। मतलब मान लो कोई पहिया वैया है, उस पहिए में आप चाहते हो कि इतना कोणीय वेग जो है बना रहे हैं, उसके लिए जो भी उसका इंजन विंजन अंदर लगा होगा वो इतना बला गुण लगा रहा है। यानी हमें ओमेगा का मान दे रखा है 20 रेडियन पर सेकंड, और हमें टाउ का मान भी दे रखा है 180 न्यूटन मीटर। हमसे इसने बोला है इसकी आवश्यक शक्ति क्या होगी। शक्ति मतलब हो गया बेटा पावर। देखो वहां पे फॉर्मूला था F इंटू वी, F इंटू वी, यहां पे कितना हो जाएगा टाउ इंटू ओमेगा। तो 180 गुणा 20, 18 दूनी हो गया 36, और 1 2, उत्तर तुम्हारे सामने, ठीक है। ये आपका पावर आ गई, ठीक है। वॉट होती है, वॉट लिख दो आप, ठीक है। पीछे देखोगे तो शायद 3.6 किलो वॉट लिखा है, तो घबराओ मत, इसको आप 3.6 किलो वॉट भी लिख सकते हो। कैसे लिखा, 1000 से भाग दे दिया, ठीक है। कैसे लिखा, 1000 से भाग दे दिया ताकि वो किलो में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है बच्चों। आई होप ये सबको समझ आया होगा। बहुत इजी प्रश्न है, 2 स्टेप का आंसर आ जाता है। चलो आगे चलते हैं अपन। हाँ जी, तो आज का अंतिम प्रश्न है ये, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या बोल रहा है भाई, 1 मीटर छड़ के केंद्र के नीचे शूरधार, शूरधार का मतलब क्या होता है बच्चों,
जो शार्प पॉइंट्स होते हैं ना, शार्प एज, जिससे आपकी स्केल मतलब बिल्कुल बैलेंस्ड होगी, उसको बोलते हैं शूरधार। रखने पर वह संतुलित हो जाती है। तो भाई 1 मीटर लंबी रॉड है, ठीक है ना, अगर आप शूरधार पे रखोगे, खुद सोचो बैलेंस कब होगी। 1 मीटर लंबी है ना, यानी 50 सेंटीमीटर यहां रहा होगा और 50 सेंटीमीटर यहां रहा होगा, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है ना, ऐसे बैलेंस हो गया होगा। अब इसने क्या बोला, जब दो सिक्के जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 5 ग्राम है को है 12 सेंटीमीटर के चिन्ह पर एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने यही रॉड ली और इस रॉड के किसी एक कोने से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 2 कॉइन रखे 5-5 ग्राम के। चलो गोल्ड कॉइन रख लेते हैं, तो ये पहला गोल्ड कॉइन और ये दूसरा गोल्ड कॉइन, दिवाली वाली आने वाली है, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 10 ग्राम। तो ये जो 10 ग्राम का हमारा जो भी कॉइन्स है वो 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए, ठीक है बच्चों। और इसने क्या बोला, तो छड़ 45 सेंटीमीटर चिन्ह पर संतुलित हो जाती है, यानी आपकी जो रॉड है वो 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बैलेंस हो गई, मतलब किसी भी एक जगह से इसका डिस्टेंस कितना है 45 सेंटीमीटर। पहले कितने बैलेंस हो रही थी, 50 पे हो रही थी, अब कितने पे हो रही है, 45 पे हो रही है, ठीक है भाई। तो ये क्या बोल रहा है अपने को, चिन्ह पर संतुलित हो जाती है, तो छड़ का द्रव्यमान क्या होगा। अब ध्यान से सुनना एक चीज भाई, हमें इतना तो पता है कि इस छड़ का जो भी द्रव्यमान रहा होगा वो कहां पे लग रहा होगा, बिल्कुल सेंटर में, यानी यहां पर, इसका ये गुरुत्वीय केंद्र है, जो इसका गुरुत्वीय केंद्र है वही रहा होगा, तो ये इसका गुरुत्वीय केंद्र है, यानी इसका गुरुत्वीय केंद्र कितने पे, 50 पे, जहां पे इसका द्रव्यमान कितना लग रहा है, mg नीचे, यानी इस पे भी एक द्रव्यमान तो लग रहा है, मतलब इस पे भी एक इसका द्रव्यमान लग रहा है mg नीचे की तरफ, ठीक है, 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो देखो यहाँ पे क्या क्या लग रहा है, यहाँ पे 2 अलग अलग बल लग रहे हैं, एक mg जो छड़ की वजह से लग रहा है और एक इन दोनों की वजह से, इन दोनों सिक्कों की वजह से, इन दोनों सिक्कों का भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, वो कहाँ लग रहा है, इनका mg नीचे, ठीक है भाई, ये 2 चीजें हमारे पास। अच्छा, इसके अलावा ये हमारी ये जो जहां से अटैच है, ठीक है, यहाँ पे शूधार रखे हुए, ये भी कुछ ना कुछ रिएक्शन फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। हमें क्या मतलब है, हमें सिर्फ मतलब है कि छड़ का द्रव्यमान कितना होगा, उससे मतलब भाई रिएक्शन फोर्स मुझे निकालना नहीं है। छड़ बैलेंस है, इसका मतलब वो घूर्णन साम्यावस्था में है, ऐसे तो रेखीय साम्यावस्था में भी है, लेकिन उससे मुझे कुछ मिलने नहीं वाला, मुझे किससे मिलेगा, घूर्णन साम्यावस्था से, क्योंकि रेखिक साम्यावस्था से मुझे आर मिलेगा, मुझे आर नहीं चाहिए, मुझे तो इस छड़ का द्रव्यमान चाहिए। अच्छा चलो, छड़ के द्रव्यमान को हम बड़ा वाला m मान लेते हैं, है ना, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, और जो कॉइन का द्रव्यमान था उसको स्मॉल m मान लेते हैं, ठीक है। तो घूर्णन साम्यावस्था से, देखो घूर्णन साम्यावस्था से, है ना, घूर्णन साम्यावस्था में। अब ध्यान से सुनना मेरी बात बहुत प्यार से, क्योंकि मुझे r का मान नहीं पता, तो मैं r के सापेक्ष इसकी घूर्णन साम्यावस्था निकालूंगा, यानी इनका बल्ला गुण निकालूंगा, ठीक है। अच्छा देखो, ये इसको कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे, और ये इसको कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे, मतलब एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों ऑपोजिट हैं, तो ये घुमाएगा एंटी, तो ये पॉजिटिव लेंगे, और ये कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज, इसलिए कैसे लेंगे, नेगेटिव। अब ध्यान से देखो, ये कितना है, 45 सेंटीमीटर, तो इसकी जहां पे अपन, अच्छा घूर्णन किसके अबाउट ले रहे हैं, आर के अबाउट, तो इन सिक्कों का इससे दूरी कितनी होगी, इसकी शूरधार से 45 माइनस 12, क्या लिखेंगे, 45 माइनस 12, ये तो घूर्णन अक्ष से दूरी है, और इनका द्रव्यमान कितना है, mg, 10 ग्राम इंटू जी, ये पॉजिटिव है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। फिर हमारे पास आ गया mg, ये उल्टा घुमा रहा है ना, ये कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज, इसलिए नेगेटिव। और इसकी शूरधार से डिस्टेंस कितनी है, देखो 50 सेंटीमीटर पे है इसका mg, और 45 पे ही बैलेंस्ड है, तो ये दूरी कितनी आ गई हमारे पास, 5, कितनी आ गई हमारे पास, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, mg इंटू 5, कुछ कन्वर्जन फन्वर्जन नहीं करना, और ये बराबर जी हो गए, बस इतना सा करना है, आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखो g का तो कोई काम नहीं है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 45 माइनस 12, यहाँ लिख देता हूँ वापस, इसके साथ क्या है, mg माइनस बड़ा वाला mg, और ये 5, और ये बराबर 0, इसको यहाँ ले जाओ, 45 में से आप 12 माइनस कर दो बच्चों, कितना आ जाएगा, 33 mg बराबर mg इंटू 5,
ठीक है, ये आपका G से G मर गया। अच्छा, ये जो M है ये कितना है हमारे पास, कितने ग्राम है हमारे पास, 10 ग्राम के कॉइन है, ये 10 ग्राम के कॉइन, तो 33 × 10 बराबर, इसका मान मुझे पता नहीं, और ये 5। सॉल्व करो बच्चों, कितना आया M का मान, 66 ग्राम, यानी आपकी रॉड 66 ग्राम की है। मैं फिर कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, मेन कॉन्सेप्ट पकड़ना है, कैलकुलेशन तो तुम भी कर लोगे। कॉन्सेप्ट ये है, क्योंकि मुझे इसका द्रव्यमान निकालना था ना, तो ये घूर्णन साम्यावस्था में होनी चाहिए, क्योंकि बैलेंस्ड है, शूरधार के ऊपर ये क्या है, बैलेंस्ड है। तो हमने बोला जहां से शूरधार है ना, इसके अबाउट इसका क्या निकालो, बड़ा गुण निकालो और उसको 0 के इक्वल रख दो। तो भाई mg द्रव्यमान था और इसकी से दूरी कितनी है, वो ये रही, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा था इसलिए पॉजिटिव लिया। mg, ये भी तो रॉड है, ये भी तो उसको नीचे घुमाने की कोशिश करेगी, तो ये जो mg है इसको कैसे घुमानी थी, क्लॉकवाइज, और इसकी दूरी कितनी थी, 5, तो 5 mg नेगेटिव, क्योंकि क्लॉकवाइज घुमा रही थी, और किसके बराबर, 0 के। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मोस्टली क्वेश्चन इसी से आपके सॉल्व होंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये बात भी सबको क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही, इसी के साथ ये चैप्टर हो गया हमारा ओवर। सेलेक्टेड सारे मैंने न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ इस चैनल पे बने रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि फ्री एजुकेशन सबके लिए है ही, ठीक है। और अगर किसी ने पुराने वाले लेसन नहीं देखे तो पुराने वाले भी जरूर याद से देख लेना, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल है उनके बगैर समझ नहीं आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।